हेलो एवरीवन। अगर आप भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और पॉलिटिकल का पेपर देने जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का, तो उसके लिए आप सभी के लिए मैं गैस क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में है ना डिवाइड करके बनाया था। ये लास्ट और पार्ट 4 है, तो ये वीडियो देख करके ही आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाइए और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, राइट। अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यकीन मानिए ये वीडियो अगर देख करके आप सेंटर पे जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट गैसेस क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में जो है देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन क्लियर होगा, राइट। चलिए सवाल देखते हैं क्या है। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों का वर्णन करें। तो राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है, संकटकालीन शक्तियाँ, वह अधिकार होती है जो किसी भी राज्य या देश में जो है आपातकाल या संकट की स्थिति होता है उस समय लागू होता है। जैसे भारत में कोविड-19 आया था, भारत क्या पूरा दुनिया में, तो उस समय कहीं ना कहीं है ना राष्ट्रपति शक्तियाँ जो है लागू हुआ होगा, ठीक है। हुआ होगा क्या, हुआ था। तो देखिए राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियाँ क्या क्या होती है ना, कौन कौन सी शक्तियाँ होती है। तो इनकी मुख्य शक्तियाँ क्या होता है कि राज्य सरकार को संभालना वो राष्ट्रपति के हाथों में होता है। अगर राज्य में सरकार है ना नहीं चल सकती है तो राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगा सकता है। अगर राज्य में सरकार अगर कुछ हो गया, डेथ हो गया है ना, मृत्यु हो गई है, या किसी प्रकार से अगर भ्रष्टाचार अगर फैला रहा है, सरकार अगर गिर गया है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा उस राज्य में, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल देखिए, आपातकाल घोषित करना। राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक संकट या संविधान का अगर कुछ भी किसी भी प्रकार का उल्लंघन होता है तो उस समय जो है राष्ट्रपति शक्तियाँ या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ठीक है। केंद्र और राज्य का नियंत्रण के लिए आपातकाल में जो है राष्ट्रपति निर्णय लेता है ना, और उनके आधार पे जो है शासन का नियंत्रण चलता है, ठीक है, वो नियंत्रण रखते हैं। और उसके बाद देखिए कानून में बदलाव, अगर कुछ समय के लिए विशेष कानून अगर लागू करना है तो वो अधिकार राष्ट्रपति के हाथों में होता है, ठीक है। सांसद का निर्णय, आपातकाल में जो है सांसद की शक्तियाँ का प्रयोग और दिशा तय करने के लिए जो है वो राष्ट्रपति की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, राष्ट्रपति की, ठीक है। तो राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियाँ होती है वो देश का हित, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बना करके रखने के लिए होता है, जिसमें है ना इनकी जो भी शक्तियाँ होती है वो देश के हित के लिए है ना होता है और हित का मदद के लिए साबित होता है, राइट। चलिए 65 नंबर का सवाल देखिए, लोकसभा के गठन का जो वर्णन कह रहा है कि लोकसभा के गठन का वर्णन करना है, ठीक है, वर्णन कीजिए। ये एग्ज़ाम में आपको आएगा या आ सकता है। लोकसभा जो होता है, लोकसभा भारत की जो है सांसद का निचला सदन होता है, जिसे जनता है ना सीधे चुनाव के माध्यम से उसको चुनता है, जो हमारा सांसद वगैरह होता है, ठीक है, राइट। देखिए सदस्यों की संख्या, पहला है गठन में सदस्यों की संख्या। लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। आधे से अधिक जो जिस पार्टी का सदस्य होगा वो अपना जो है केंद्र में अपना सरकार बनाएगा, यानी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उनके ही पार्टी के लोग, ठीक है। 543 प्रत्यक्ष चुनाव से जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चुने जाते हैं, जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होता है। और 2 सदस्य जो होता है राष्ट्रपति द्वारा, से अंडमान हो गया, निकोबार हो गया, है ना, अन्य अल्पसंख्यक जो होते हैं है ना उनके समुदाय के लिए मनोनीत किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उम्र सीमा भी है ना, सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। अगर कोई भी सांसद बनता है तो उनका उम्र कम से कम 25 साल होना अनिवार्य है। कार्यकाल देखिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इसे जो है राष्ट्रपति की सलाह पर भंग किया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई भी सांसद अगर भ्रष्टाचार ज़्यादा फैलाता है तो राष्ट्रपति द्वारा जो है ना उनको क्या कर सकता है, उनको पदोन्नति से हटा सकता है, ठीक है। और देखिए अगर कोई भी सांसद या किसी भी प्रकार का उल्लंघन होता है, सरकार के तहत कोई भी उल्लंघन करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उनकी सरकार गिर सकती है ना, तो उनका कार्यकाल भी कम हो सकता है। ये शक्तियाँ किसके हाथों में है, तो राष्ट्रपति के हाथों में, राइट।
निर्वाचन की प्रक्रिया, चुनाव समान और प्रतिनिधित्व और प्रत्यक्ष मत के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा जो होता है, लोकसभा भारत की है ना जनतामुखी संस्था है, जिसे जनता द्वारा सीधे चुनी जाती है और देश की नीतियों और कानूनों में जो है ये अहम भूमिका निभाता है। राइट, क्या करता है? अहम भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 66 नंबर का। भारत के निर्वाचन आयोग और इनके कार्यों का वर्णन करना। निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन जो होता है, राइट। तो देखिए निर्वाचन आयोग भारत का एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो देश के चुनाव का जो है निष्पक्ष संचालन और सुनिश्चित करता है, चुनाव जो होता है। ठीक है, और इनका मुख्य कार्य क्या क्या होता है? चुनाव का आयोजन करना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति चुनाव का ये संचालन करेगा। राइट, चुनावी प्रक्रिया का नियंत्रण करेगा, उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया, जैसे पहचान पत्र में नाम वगैरह जो होता है उसका नाम जो काटता है, सूची तैयार करता है। राइट, वोटर लिस्ट में, है ना। तो उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया और मतदाता की सूची ये तैयार करेगा इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग। चुनावी नियम लागू करेगा, क्या करेगा? चुनाव के दौरान कानून और नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा ये चुनाव आयोग। राइट, मतदाता जागरूकता, जनता को जो है मतदान के महत्व और प्रक्रिया के बारे में ये जानकारी देगा। चुनाव को निष्पक्ष तरीके से करवाएगा, है ना। किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में ये होने नहीं देगा, लेकिन आजकल की स्थिति क्या है वो आप सभी को पता है। निर्वाचन आयोग भारत में लोकतंत्र मजबूत करने और सभी चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बना करके रखने में यह अहम भूमिका निभाती है। राइट, चलिए 67 नंबर का सवाल देखिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, यानी मानव के अधिकारों की सुरक्षा करता है ये। इनका उद्देश्य होता है दुनिया भर में, है ना, मानव अधिकारों की रक्षा करना और अन्याय और अत्याचार को रोकना, पीड़ित लोगों को मदद करना। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। ये मानवाधिकार संगठन है, याद रखिए। ठीक है, भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण का मतलब होता है कि देशों, बाजारों और अर्थव्यवस्था के साथ साथ संस्कृति जो होता है एक दूसरे का, है ना, इनके बीच दुनिया भर में आपसी जुड़ाव फैलाना। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य होता है भूमंडलीकरण का। और यह जो है व्यापार, निवेश, है ना, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी जो होता है ना, सूचना के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है दुनिया भर में। राइट, जिसको हम भूमंडलीकरण कहते हैं। 69 नंबर का सवाल है, बिहार की राजनीति में जाति का क्या महत्व है? ठीक है, बिहार में जो है राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यहाँ जो है चुनाव और सत्ता के समीकरण अक्सर जाति पहचान के आधार पर वोट बैंक बनता है। राइट, है ना, इसी से आधारित होता है। ठीक है, और इनकी मुख्य बातें क्या क्या है? देखिए, मतदाता का आधार, राजनीतिक दल जो होता है अक्सर अपने समर्थन के लिए जो है विशेष जाति का लक्ष्य बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं जो अपना जाति का आधार बनाता है, वोट बैंक का काम करता है। राइट, सत्ता का वितरण, सरकार बनाने और मंत्री का चयन करते समय, है ना, जाति समीकरण का ध्यान रखा जाता है विशेष। अगर हमारे जाति के लोग ज़्यादा है, अगर वोटिंग ज़्यादा है तो उन्हीं का जो है मंत्री बनना चाहिए। ये सब चीज़ अपना भारत में है, अपना बिहार में है। ठीक है, उसके बाद दल और गठबंधन, बिहार में कई क्षेत्रीय जाति है ना, कई क्षेत्रीय और जाति दल गठबंधन बना करके अपना चुनाव में भाग लेता है। ठीक है, सामाजिक प्रभाव, जाति राजनीति में जो है सामाजिक न्याय और आरक्षण जैसे मुद्दों को भी प्रभावित किया जाता है और करती है। ठीक है, और ये देखिए प्यारे बच्चों, बिहार की राजनीति जो होता है वो अक्सर जाति पर जो है वोटिंग होता है, जाति का महत्व के आधार पर मतदान होता है, और दल और सत्ता समीकरण को भी प्रभावित करता है जाति। ठीक है, 70 नंबर का सवाल देखिए, भारत में दलित राजनीति की मुख्य तत्व क्या है बताइए? तो देखिए, दलित राजनीति वो राजनीति होती है जिसमें दलित समुदाय जो होते हैं, छोटे कास्ट के लोग, वो अधिकार, सामाजिक और न्याय और समान के अवसर को सुनिश्चित करने के लिए होता है। ठीक है, दलित, और इनका मुख्य तत्व क्या है? समानता, सामाजिक न्याय। दलित को जो है समाज में समान अधिकार और अवसर दिलाना इनका मुख्य उद्देश्य है दलित राजनीति में। ठीक है, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सांसद, विधानसभा, स्थानीय निकायों में, है ना, दलित नेताओं की भागीदारी को बढ़ाना होता है। ठीक है, समान अवसर और आरक्षण, शिक्षा हो, नौकरी हो या सरकारी पद कोई सा भी हो, इसमें आरक्षण देना इनका मुख्य कार्य होता है। सांस्कृतिक पहचान और जागरूकता फैलाना, दलित समुदाय की जो संस्कृति होती है, उनका अधिकार, है ना, इनके हक को फैलाना और उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस करना, है ना, मतलब लोगों को जागरूक करना, इनका अहम भूमिका होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, विपक्ष और संघर्ष, अन्य दलों और समूहों के खिलाफ ये अधिकारों की लड़ाई करता है और उनका विरोध करता है। ठीक है,
और दलित राजनीति का उद्देश्य होता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और असमानताओं को कम करना और दलितों को मजबूत करना, सशक्त बनाना। ठीक है, ये इनका मुख्य जो है उद्देश्य होता है। सांप्रदायिकता क्या है, इसके बारे में जो है पिछले वीडियो में मैंने बताया था। सांप्रदायिकता, देखिए सांप्रदायिकता वह स्थिति होती है जिसमें धर्म है ना के आधार पर लोगों में भेदभाव पैदा करता है, संघर्ष पैदा करता है। इसे धार्मिक भेदभाव, हिंसा और असहिष्णुता भी शामिल होती है, याद रखिए, है ना, धर्म के आधार पर भेदभाव करना। आजकल भारत में जो है ना सांप्रदायिकता की स्थिति बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर आ गया है। भारतीय संविधान की क्या विशेषता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI सवाल है, याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI सवाल है। भारतीय संविधान जो है देश का सर्वोच्च कानून है ना। यह भारत सरकार और नागरिक के अधिकार और कर्तव्यों को जो है सुरक्षा करता है, रक्षा करता है और तय करता है। ठीक है, इनकी मुख्य विशेषता क्या है? संविधान एक लिखित संविधान है ना, संविधान लिखित रूप से है और इनमें सभी नियम, अधिकार साफ साफ लिखा हुआ स्पष्ट है। संघीय ढांचा है ना, संघीय ढांचा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण है। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, लोकतांत्रिक शासन। भारत और लोकतंत्र है, मतलब भारत एक लोकतंत्र है जिसमें जनता द्वारा है ना सरकार चुनी जाती है और सरकार काम भी करती है। ये संविधान की विशेषता है, संविधान के अकॉर्डिंग ही है ना बनाया गया है। सर्वोच्च कानून, कोई भी कानून सरकार का काम और संविधान के खिलाफ नहीं हो सकता है, याद रखिए। नागरिक अधिकार, ये हमें संविधान से ही मिला है। सभी नागरिकों को मूल अधिकार और समानता है ना का अधिकार संविधान से ही प्राप्त है। ठीक है, संशोधन की सुविधा, समय के आधार पे है ना हम कोई भी कानूनों में जो है बदलाव कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं समय के अकॉर्डिंग, जनता के हित के लिए। ये संविधान की ही विशेषता है। ठीक है, सामाजिक न्याय और समानता, सभी के लिए जाति, धर्म, लिंग है ना सब क्या है, क्या है, सभी के लिए जाति, धर्म और लिंग ऊपर समान अधिकार, ये संविधान ही दिलाया है। तो भारतीय संविधान जो है भारत के लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता को बना करके रखने के लिए जो है बनाया गया, ये इनका मुख्य आधार है, याद रखिए। ठीक है, उसके बाद 73 नंबर का सवाल देखिए, राज्य के नीति निर्देशक है ना सिद्धांतों का वर्णन करना है। ठीक है, राज्य के, देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में दिया गया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है, इसमें दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया है? ये सिद्धांत सरकार को जो है देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए जो है एक मार्गदर्शक का काम करता है। राइट, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इनके मुख्य उद्देश्य और विशेषता देखिए, सामाजिक न्याय, गरीब, कमजोर और वंचित जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए सुरक्षा के साथ साथ जो है एक नया अवसर देना है ना, इनका मुख्य कार्य है। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य और विशेषता है। ठीक है, आर्थिक न्याय है ना, संपत्ति न्यायपूर्ण वितरण और गरीबों के लिए जो है कल्याणकारी नीति बनाना है ना, इनका मुख्य क्या है? उद्देश्य है। इनका मुख्य क्या है? उद्देश्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व जो है इनके मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, स्वास्थ्य और शिक्षा है ना, सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा देना। जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग जो है आपके लिए जो है सरकारी स्कूल खोला गया है, सरकारी हॉस्पिटल खोला गया है। राइट, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को सुरक्षित रखना। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण और सतत विकास सुनिश्चित करना, यह राज्य के नीति निर्देशक के जो है मुख्य तत्व है। ठीक है, कोई भी जिम कॉर्बेट वगैरह होता है उसके साथ साथ जो है रोड के बगल में जो है पेड़ वगैरह लगाया गया है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, याद रखिए, आप इसको काट नहीं सकते है ना। तो राष्ट्रीय समृद्धि और कल्याण, उद्योग, कृषि, अन्य संसाधन का समान संतुलित विकास होना चाहिए। ठीक है, जनता सत्ता का उचित प्रयोग, सरकार को न्याय और भलाई के लिए जो है नीति बनाने के लिए जो है जिम्मेदारी देती है। ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य सिद्धांत है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और भारत के लोकतंत्र को जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और मार्गदर्शन के तौर पे काम करना जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मुख्य क्या है? कार्य है, सिद्धांत है। ठीक है, उसके बाद 74 नंबर का सवाल देखिए, राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में क्या अंतर है? ठीक है, क्या फ़र्क है? देखिए, राज्य जो होता है, राज्य है ना, राज्य को जो है अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री होती है और प्रशासन में ज़्यादा स्वतंत्रता इनको मिलता है ना, अपने अकॉर्डिंग जो है राज्यों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जो होता है, केंद्र सरकार के सीधे है ना, सरकार यहाँ पे केंद्रीय सरकार प्रशासन चलाता है यानी प्रधानमंत्री है ना, और यहाँ पे कुछ विधानसभा भी होता है लेकिन
है ना, सत्ता वहाँ पे सीमित होता है। जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली में जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो है केंद्रीय सरकार चलाएगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है उसमें कुछ नहीं कर सकता है, याद रखिए। उसके बाद देखिए 75 नंबर का भारतीय जनता पार्टी के उदय का कारण बताना है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो है शॉर्टकट में भाजपा बोलते हैं। ये एक प्रमुख है ना राजनीतिक दल है जो भारत में जो है 1980 के दशक में उभरा था, ठीक है। इसका उदय का मुख्य क्या कारण था, आइए कारण को समझते हैं, ठीक है। अच्छी संगठनात्मक जो संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन, उनकी संरचना है ना, भाजपा के पास मजबूत संगठन और कार्यकर्ता का नेटवर्क था उस समय, ठीक है। और सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दे से राम मंदिर आंदोलन, हिंदुत्व विचारधारा है ना से जनता का काफ़ी समर्थन मिला इसको। कांग्रेस की कमजोरियां, 1970 से 80 के दशक में जो आपातकाल लागू किया गया था उस समय जो है ना कांग्रेस जो है एक दलीय था, लेकिन धीरे धीरे लोगों का जो है भरोसा उनसे टूटता गया, ठीक है। उसके बाद जो है कांग्रेस कमज़ोर हो गया, उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी उभर करके आ गया, ठीक है। क्षेत्रीय दल और स्थानीय मुद्दे है ना, विभिन्न राज्यों में जो है स्थानीय और सामाजिक मुद्दों को उठाया कौन, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है उस समय। और नेतृत्व और लोकप्रिय नेता, अटल बिहारी वाजपेयी काफ़ी अच्छे नेता थे, है ना। अन्य नेताओं में जो है ये पार्टी को जो है राष्ट्रीय पहचान दिला दिया, ठीक है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो है मजबूत संगठन और धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन और कांग्रेस की कमजोरी के कारण ये लोकप्रिय हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 76 नंबर का कारगिल का युद्ध के क्या कारण है। कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था। इनका मुख्य कारण था पाकिस्तान ने कश्मीर के कारगिल क्षेत्र पर जो है था उस पर जो है घुसपैठियों को भेजा दिया था और वहाँ का जो सैन्य ठिकाना था उस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। ये कारगिल का युद्ध का मुख्य कारण था, राइट। चलिए 77 नंबर का सवाल देखिए, नगर निगम का क्या कार्य है। नगर निगम जो है बड़े शहरों और स्थानीय प्रशासन है, जो बड़े शहर होते हैं उसको नगर निगम घोषित कर दिया जाता है, जिन शहरों सिटियों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाता है। इसका मुख्य काम जो होता है शहर की व्यवस्था और जनता की भलाई को सुनिश्चित करना, ठीक है। इनका मुख्य कार्य आइए देखते हैं, काम देखते हैं, ठीक है। मुख्य काम क्या है, साफ सफाई और स्वच्छता, सड़कें, नालियाँ, सार्वजनिक स्थान को साफ रखना जो सरकारी स्थान होता है, जल की आपूर्ति और स्वास्थ्य, पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराना, अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा है ना इसको उपलब्ध करवाना, इसका देखरेख करवाना, ठीक है। सड़क यातायात, सड़कें बनाना, सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था करना, ठीक है, ये नगर निगम का मुख्य कार्य होता है। शहर की विकास और निर्माण, पार्क, पुल, स्कूल और अन्य निर्माण करवाना, अन्य भवनों का निर्माण करवाना, ठीक है, इनका मुख्य कार्य होता है। उसके साथ साथ कर वसूली और वित्तीय कामकाज करना, लोगों से कर वसूल करना, टैक्स वसूल करना, उसके साथ साथ जो है ना कामकाज, जैसे संपत्ति कर हो गया, व्यापार कर हो गया, इन सारों को इकट्ठा कराना, ठीक है, करना किनका काम होता है, नगर निगम का काम होता है। सामाजिक कल्याण, गरीबों और महिलाओं और बच्चों के लिए जो है योजना लागू करना, ठीक है। नगर निगम जो है शहर को साफ और सुरक्षित विकसित बनाने का मुख्य माध्यम है ना, जो नगर निगम करता है। कौन करता है, नगर निगम। चलिए द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को समझते हैं। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत या दो राष्ट्रीय सिद्धांत क्या है। तो देखिए दो राष्ट्रीय सिद्धांत जो है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा था इसका प्रस्ताव। उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग राष्ट्र होना चाहिए, इसलिए वो जो है मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बनाने का जो है घोषणा किया, ठीक है, जिसको द्विराष्ट्रीय सिद्धांत कहा गया, है ना। यह सिद्धांत जो है भारत में विभाजन की स्थिति पैदा कर दिया, जो 1947 में भारत को विभाजित कर दिया, है ना। विभाजन करके जो है पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बना, ठीक है। उसके बाद देखिए विधेयक क्या होता है। विधेयक वह प्रस्तावित कानून होता है जिसमें सांसद या विधानसभा में पेश किया जाता है और इससे जो है पास किया गया राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा मंजूरी दे करके है ना लागू किया जाता है, ठीक है, मतलब कानून बन जाता है, जिसको हम लोग विधेयक बोलते हैं। 80 नंबर का सवाल है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन की उपलब्धि पर प्रकाश डालना। तो 1992 में जो है ब्राज़ील, कहाँ पे, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है पृथ्वी सम्मेलन को आयोजित करवाया गया था। रियो डी सम्मेलन भी इसे कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास को बैलेंस करके रखना, ताकि भावी पीढ़ी में भी इसका इस्तेमाल होना जरूरी है, ठीक है, उनको भी मिल सके। इनकी मुख्य उपलब्धियां क्या क्या थी। तो अंतर्राष्ट्रीय नीतियां, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए देशों में है ना नीति को क्या करना, साझा करना और उनको अपनाना, ठीक है, साझी नीतियों को अपनाना। रियो घोषणा, रियो डिक्लेरेशन, 27 सिद्धांत तय किए गए थे जो पर्यावरण और उनका विकास के लिए जो है मार्गदर्शन में बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद बायो
है ना, डाइवर्सिटी मतलब कन्वेंशन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है जैव विविधता को सुरक्षा, जो जीव था उनको सुरक्षित रखना और संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था, यही समझौते पर, ठीक है। क्लाइमेट जो है चेंजिंग कन्वर्सेशन यानी UNFCCC, जलवायु परिवर्तन में निपटने के लिए जो है देशों ने जो है सहयोग और संकल्प लिया वहीं पर, ठीक है। एजेंडा 21 यह स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सतत विकास के लिए जो है बहुत बड़ा जो है परियोजना था, कार्य योजना था, ठीक है। तो 1992 में जो है पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ वो विश्व भर में जो है पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में जो है एक महत्वपूर्ण कदम उठाना साबित हुआ था, ठीक है, एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था। उसके बाद 81 नंबर का सवाल देखिए, समकालीन विश्व में, किसमें, समकालीन विश्व में भारत की जो है विदेश नीति के जो है जो निर्धारक तत्व है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बताना है। तो देखिए, विदेश नीति वह दिशा और योजना है जिसके तहत भारत और अन्य देशों के साथ संबंध और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में अपनी भूमिका तय करती है। क्या करती है? तय करता है। इसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? निर्धारक तत्व जो निर्धारित किया गया था, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा की रक्षा और आतंकवाद या आक्रामकता से जो है सुरक्षा पाना, जो आतंकवादी जो होता है ना, उनके हित में ना करके उनको जो है सजा दिलवाना, ठीक है, और उन पर जो है कड़ी कदम उठाना, ठीक है, आतंकवाद को रोकना, ये क्या है? ये मुख्य इसका निर्धारक तत्व है। किसका तत्व है? तो याद रखिए, समकालीन विश्व में जो है भारत के विदेश नीति का, ठीक है। उसके बाद देखिए, आर्थिक हित, व्यापार और निवेश और ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा जो होता है जैसे परमाणु ऊर्जा हो गया, अन्य प्रकार की ऊर्जा हो गया, उसकी सुरक्षा और वैश्विक आर्थिक संबंध बना करके रखना। और भौगोलिक स्थिति, भारत की जो है भारी जनसंख्या और समुद्री भौगोलिक स्थिति को बना करके रखना। राजनीतिक और सामाजिक हित, क्षेत्रीय स्थिरता, जो रणनीति होता है उनकी सहयोग और वैश्विक मंच पर प्रभाव डालना, है ना। भारत का जो है किसकी ये थी? ये भारत का जो है विदेश नीति के साथ साथ जो है समकालीन विश्व में भारत का विदेश नीति का जो है ये मुख्य निर्धारक तत्व था। क्या था प्यारे बच्चों? मुख्य निर्धारक तत्व इनका, तो ठीक है। उसके बाद जो है 5 नंबर में देखिए, है ना, सांस्कृतिक और मानवीय संबंध, है ना। विदेश नीति का जो है विदेशों में जो है स्थानीय समुदाय की सुरक्षा और उनकी संस्कृति का प्रचार करना। वैश्विक मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भागीदार और वैश्विक शांति स्थापित करना, ये हमारा जो है हमारे विदेश नीति का जो है एक उद्देश्य था। तो भारत की समकालीन में जो है विदेश नीति सुरक्षा, आर्थिक विकास और रणनीतिक, है ना, इनके साथ साथ सहयोग और वैश्विक जिम्मेदारी, इन सारी चीज़ का जो है ना, इन पे इनका मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया था और इनका एक उद्देश्य था, याद रखिए। उसके बाद अधिकार किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अधिकार याद रखिए, सबका एक अधिकार होता है, हमारा भी अधिकार है, आपका भी एक अधिकार है। तो अधिकार वह सुविधा या शक्ति है जो कानून या समाज द्वारा किसी भी व्यक्ति को दी जाती है ताकि वह स्वतंत्र और सुरक्षित रहे और उनका जीवन अच्छा हो सके, सुरक्षित हो सके। उदाहरण के लिए जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मतदान का अधिकार, ये हम लोगों का अलग अलग अधिकार है, राइट। जैसे आपको पढ़ने का अधिकार है, तो ये कहीं ना कहीं संविधान द्वारा आपको दिया गया है, ठीक है। संघात्मक व्यवस्था की 2 विशेषता बता रहा है। संघात्मक का मतलब होता है शक्ति का विभाजन, जैसे केंद्र हो गया, राज्य हो गया, यहाँ पे अलग अलग सरकार बनता है, अलग अलग शक्ति होता है जो है ना अधिकार में बांटे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका संघात्मक शासन व्यवस्था का, है ना, उदाहरण। स्वायत्तता, राज्यों को जो है अपने क्षेत्रों में कानून बनाने और प्रशासन चलाने का एक मंजूरी दी गई, स्वतंत्रता दी गई संविधान के अकॉर्डिंग, ये संघात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता है। उसके बाद देखिए, संघ सूची, राज सूची क्या है? तो संघ सूची मतलब ऐसा विषय है जिसमें केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री द्वारा कानून बना सकते हैं, जैसे रक्षा हो गया, विदेश नीति हो गया, ये आपका हो गया केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग ये सब आते हैं, ठीक है, ये सब नीति, ठीक है, इसको केंद्र सरकार ही बना सकता है, जिसको हम संघ सूची में रखते हैं, ठीक है। राज सूची, स्टेट लिस्ट, इसमें वे विषय आते हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकता है और उनका नियंत्रण होता है, ठीक है, जैसे जल आपूर्ति हो गया, पुलिस हो गया, है ना, ये सब जो है पुलिस अलग अलग राज्य का, जैसे बिहार पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, है ना, अलग अलग, जैसे पंजाब पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया। उसके बाद देखिए, कार्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना, के फैसले बिना किसी भी दबाव या हस्तक्षेप के वो ले सकते हैं, ठीक है,
क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। यह लोकतंत्र में न्याय और कानून की रक्षा को सुनिश्चित करता है। ठीक है, क्या करता है, न्यायपालिका सुनिश्चित करता है। जो जज होता है वो कोई भी फैसला जो है बिना दबाव का सुना सकता है। ठीक है, लोगों का हित के लिए। नागरिकता क्या है, नागरिकता मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। नागरिकता का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को कानूनी रूप से, है ना, देश का सदस्य मानना या देश का नागरिक मानना। इससे व्यक्ति को देश में जो भी अधिकार है, मूल कर्तव्य है और उनकी सुरक्षा, ये सारा मिलता है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन क्या है, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 में गांवों की जो पंचायत होता है, स्थायी पंचायत, जैसे मुखिया, सरपंच, समिति, है ना, ये प्रमुख वगैरह जो आप देखते हैं, ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा ही, है ना, संविधान में लिस्टिंग किया गया था। ठीक है, मजबूत बनाया गया था। पंचायती में जो अस्थायी सरकार होता है, इसमें गांव में चुनाव, लोकतंत्र और पंचायत में जो कामकाज है, इसमें जो है संविधान में शामिल किया गया था, लिखा गया था। ठीक है, 88 नंबर का सवाल है, बिहार में या बिहार को विशेष दर्जा क्यों मिलना चाहिए, वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो बिहार को जो है विशेष दर्जा क्यों मिलना चाहिए, तो विशेष राज्य का दर्जा, है ना, उस राज्य को दिया जाता है जिसे आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा माना जाता है, ताकि उसे विकास के लिए जो है अतिरिक्त सहायता मिल सके। ठीक है, बिहार को भी पिछड़ा माना गया है। बिहार भी एक प्रकार का क्या है, पिछड़ा राज्य है ना। बिहार के लिए क्या कारण है कि इसको हमें विशेष दर्जा देना चाहिए, है ना, सरकार को विशेष दर्जा देना चाहिए। आर्थिक पिछड़ापन, बिहार की आर्थिक विकास दर काफ़ी कम है और यहाँ के लोग भी गरीब है और यहाँ पे उद्योगों की भी काफ़ी कमी है, फैक्ट्रियों की। ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी, बिहार में बड़ी संख्या में लोग गरीब है, बेरोजगार है और उनका जीवन यापन नीचे है और यहाँ पे बेरोजगारी के साथ साथ जो है भूखमरी भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, सड़क और आधारभूत संरचना, बिजली हो गया, पानी हो गया, सड़क, अन्य सुविधा में भी बिहार में जो है कम सुधार हुआ है। इनको सुधार करने की आवश्यकता है। ये सब तभी होगा जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होनी चाहिए। ये सब चीज़ नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, नीतीश कुमार को आवाज़ उठाना चाहिए, है ना। बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, अभी नीतीश कुमार एनडीए का जो है ना, अलायंस भी है। ठीक है, अगर ये आवाज़ उठाएंगे, है ना, लोगों के लिए, जनता के लिए, तो बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। राइट, विकास के लिए सहायता, विशेष राज्य का दर्जा मिलने से जो है केंद्र से अतिरिक्त वित्तीय मदद और योजनाएं मिलेंगी। ठीक है, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से जो है राज्य में आर्थिक, सामाजिक के साथ साथ जो है शैक्षिक जो स्तर हो उसमें, है ना, तेजी हो सकेगा। लोगों में जो है, लोगों का जीवन स्तर में काफ़ी वृद्धि होगा, सुधरेगा, डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 89 का सवाल क्या कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण क्या है। पर्यावरण संरक्षण आप सभी को याद होना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण का मतलब होता है पर्यावरण की सुरक्षा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों या पर्यावरण को बचाना, सुनिश्चित रखना ताकि हवा, पानी, मिट्टी और वन्य सभी जीव सुरक्षित रह सके। ठीक है, और सबका जीवन अस्थायी रह सके, उसको पर्यावरण संरक्षण हम कहते हैं। शून्यकाल क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो है, भारतीय संविधान में, है ना, भारतीय संविधान में नहीं, सॉरी, भारतीय संसद की जो है यह एक अनौपचारिक अवधि होता है जो जिसमें प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न पूछने का समय होता है। ठीक है, प्रश्न पूछने के तुरंत बाद दिन के जो है नियमित कामकाज शुरू होने से पहले ये होती है। ये दोपहर 12 बजे, है ना, 12 बजे शुरू होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शून्यकाल। इसमें जो है सांसदों से जो है मीडिया वाला जो है ना, कोई भी सवाल पूछ सकता है जाकर के। ठीक है, कोई भी सवाल पूछ सकता है इनसे, कोई नहीं, मतलब जो विशेष दर्जा के लोग होते हैं उनसे जाकर के सवाल पूछ सकता है। शरणार्थी कौन होता है, शरणार्थी, तो शरणार्थी वे लोग होते हैं जो अपने देश में जो है संकट, युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदा के कारण जो है अपना देश छोड़ करके दूसरे देशों में चले जाते हैं, है ना, अपने जो है अपनी सुरक्षा के लिए जो है तलाश करते रहते हैं या दूसरे देश चले जाते हैं, उसको शरणार्थी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, है ना। आप हाई स्कोरिंग कीजिए एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लेके आइए, है ना। और ये आपका जो है पॉलिटिकल साइंस का लास्ट वीडियो था। अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसी तरीके से आपके लिए जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना, लैंग्वेज पेपर का अलग अलग वीडियो मिलेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यकीन मानिए ये
जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था इनसे काफ़ी सारे है ना एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।